है ना, उसको हम वो कर दिए। जो पेयर एक्ट में था अनुच्छेद 52 से लेकर के कितना तक था, अनुच्छेद 62 था, भारत के राष्ट्रपति के बारे में समान प्रावधान थे, वो हो गया। कल बता दिए थे तुम्हें, कल क्या बताया था राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति, तब कल राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति बता दिए। आज देख लो राष्ट्रपति की वैधानिक शक्तियाँ, है ना, राष्ट्रपति की वैधानिक शक्तियाँ आज पढ़ना है कि समानता। हमने कल क्या बताया था, जब कल राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में जब हम कल पढ़ा रहे थे तो कल बताए थे कि राष्ट्रपति क्या है, मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य है और कोई भी कार्य करेगा वह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। इस संबंध में हमने 2 संशोधन भी बताए थे, 42वां संविधान संशोधन 1976 और 44वां संविधान संशोधन 1978। इन दोनों संशोधनों के माध्यम से राष्ट्रपति की जो भी विवेकिक शक्तियाँ थी उसको बहुत हद तक क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया है ना। राष्ट्रपति को समानता संविधान के अंतर्गत डायरेक्ट या अभिव्यक्त रूप से कोई भी वैवेकिक शक्ति प्राप्त नहीं है। उसमें से कुछ आपवादिक स्थितियाँ ही ऐसी हैं जिसमें कि राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। लेकिन साधारणतः क्या है, यह सामान्य नियम क्या है कि राष्ट्रपति जब भी कोई कार्य करेगा वह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य भी है। जो भी कार्य करेगा वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने से राष्ट्रपति इनकार नहीं कर सकता है। और 42वां और 44वां संशोधन करने के पश्चात राष्ट्रपति की जो थोड़ी बहुत वैवेकिक शक्तियाँ थी उसको भी बहुत हद तक सीमित कर दिया गया। अब राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद की सलाह की नहीं करेगा कोई भी कार्य और उसके लिए बाध्यकारी है। लेकिन संविधान में भी कुछ ऐसे कहीं कहीं छोटे मोटे प्रोविज़न हैं जिसमें कि राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है ना। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, ये क्या है, अपवाद है। ये जो परिस्थिति हमने 5-6 परिस्थिति यहाँ पर बताया है, हेडिंग लिखा है, यही जो 5-6 परिस्थिति है, इन 5-6 परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है और वह मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य नहीं है। समानता तो वो बाध्य ही होता है, बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के वह कोई भी कार्य नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने से मना कर सकता है या इनकार कर सकता है और वह अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ संविधान में अभिव्यक्त रूप से लिखी नहीं गई हैं, है ना, अभिव्यक्त रूप से है नहीं। उसमें से छाट करके ये देखा गया है कि कहाँ कहाँ पर राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार प्रयोग किन परिस्थितियों में कर सकता है। उसी को हमने यहाँ बताया, उसी को हमने यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, बस यहाँ पर ये हो जाएगा। देखो सबसे पहले कि एक परिस्थिति कि किसी लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो। लोकसभा का चुनाव होता है, प्रत्येक 5वें वर्ष लोकसभा का चुनाव होता है ना, जिसमें कि केंद्र सरकार का जब लोकसभा का चुनाव हो जाता है तब केंद्र सरकार का गठन भी होता है, जिसका मुखिया कौन होता है, ये प्रधानमंत्री होता है ना। तो यहाँ पर है कि एक परिस्थिति की लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जिस दल को बहुमत मिलता है वही क्या करता है, केंद्र में सरकार का गठन करता है। उसी के प्रधानमंत्री, उसी दल का प्रधानमंत्री बनेगा, उसी दल के मंत्री भी बनेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि चुनाव तो हुआ लेकिन किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। जितना बहुमत चाहिए लोकसभा में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए जितना बहुमत चाहिए उतना बहुमत किसी भी दल को नहीं मिला। तब ऐसी स्थिति में अब सरकार का गठन कौन सा दल करेगा या प्रधानमंत्री अब कौन बनेगा या मंत्रिमंडल का गठन अब कैसे होगा, इस संबंध में जो निर्णय लेना होगा, तब ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेता है ना। तब यही एक ऐसी परिस्थिति है, लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। लोकसभा का चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद यदि किसी दल को स्पष्ट रूप से बहुमत मिल गया है तब तो वह केंद्र में अपनी सरकार बनाएगा, उसी दल का प्रधानमंत्री बनेगा और उसी दल से ही मंत्रिपरिषद का गठन भी होगा जिसको भी बहुमत मिला है, जो लोकसभा में चुनकर गए हैं। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आ गई कि किसी भी दल को स्पष्ट रूप से बहुमत मिला ही नहीं,
किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, जितना कि एक लोकसभा में केंद्र में जो है कि बहुमत चाहिए केंद्र में सरकार का गठन करने के लिए, उतना बहुमत किसी भी दल को प्राप्त नहीं हुआ। तब ऐसी स्थिति में किस दल के कौन सा दल सरकार का गठन करेगा, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, कुछ छोटे छोटे दल आपस में मिल करके क्या करते हैं, गठबंधन कर लेते हैं और फिर एक गठबंधन वाली सरकार की नियुक्ति होती है। लेकिन तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार करता है कि किस दल के नेता को वह प्रधानमंत्री बनाए। तो राष्ट्रपति ऐसे दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जो कि लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर सके, या जो लोकसभा में अपना बहुमत प्राप्त कर सके, है ना। ऐसी कंडीशन 1996 में भी आई थी एक बार, फिर 1999 में भी आई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी बने थे प्रधानमंत्री 13 दिन के लिए। 13 दिन में उनकी गवर्नमेंट गिर गई। गिरने का कारण क्या था कि वहाँ पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं थी, है ना। 1999 में जब बने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, तब उस समय क्या था, वो छोटे छोटे दलों को मिला करके उस समय चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तब फिर बीजेपी ने क्या किया, छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ा और फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, राष्ट्रपति के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन इस पर निर्णय राष्ट्रपति ने सब अपने विवेक से लिया, क्या कि ठीक है, और उनको मौका दिया कि आप इतने दिन के अंदर क्या करिए, अपना बहुमत लोकसभा में साबित करिए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी क्या कर पाए, वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। जब बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तो 13 दिन के अंदर ही उनकी सरकार गिर गई, है ना। जब सरकार गिर गई, फिर उसके बाद किसी भी दल को बहुमत नहीं था, तब फिर क्या हुआ, फिर से राष्ट्रपति ने लोकसभा को भंग कर दिया और फिर से चुनाव हुआ। तब फिर उसके बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बहुमत में आई और तब 1999 से लेकर के 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे, है ना। तो ये एक ऐसी कंडीशन है कि लोकसभा में किसी भी दल को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब अब केंद्र में सरकार का गठन कौन करेगा, इसका निर्णय राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार करता है। ऐसी दशा में चूंकि कोई मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद नहीं होती है जो कि राष्ट्रपति को सलाह दे सके, या जो मंत्रिपरिषद पहले से ही रहती है वही सलाह देती है, लेकिन उसकी सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है इस कंडीशन में। फिर अगला कंडीशन क्या है, लोकसभा के विघटन की सलाह। लोकसभा के विघटन की सलाह का मतलब कि जो गवर्नमेंट अभी है ना, वर्तमान में जो सरकार चल रही है, यदि वह लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध न कर पाए, वह अल्पमत में आ जाए। जैसे कि अभी मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट है, अभी तो वो बहुमत में, पूर्ण बहुमत में है, इसलिए चल रहा है। अचानक ऐसे हो जाए कि उसके विधायक, बहुत सारे ऐसे विधायक करें, सांसद इस्तीफा दे दें या किसी दूसरी पार्टी में चले जाए, तब वह अपना विश्वास लोकसभा में खो देगी। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसको लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। यदि वह सिद्ध नहीं कर पाई, तब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाता है। और जब प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो उसके साथ ही साथ मंत्रिमंडल की पूरी मंत्रिमंडल इस्तीफा देती है। और इस्तीफा देने से पहले फिर मंत्रिमंडल क्या करती है, राष्ट्रपति को क्या कर देती है, लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर देती है। लेकिन राष्ट्रपति ऐसी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य तब भी नहीं है। वह फिर देखेगा कि इन्होंने भले ही कह दिया है, मंत्रिमंडल ने भले ही लोकसभा के विघटन की सलाह दी है, लेकिन वह ऐसी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो कहा कि ठीक है, आपने विश्वास नहीं या आपने अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, तो हम अगले दल को न्योता देंगे, जो उससे बड़ा पार्टी होगा उसको बुलाएंगे और उसको समय देंगे कि भैया आओ, तुम जो है लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करो। यदि वह सिद्ध कर लेते हैं तब उसकी गवर्नमेंट बनेगी, नहीं वो भी नहीं कर पाया, तब ऐसी दशा में राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा को भंग कर देता है और तब उसके बाद चुनाव होती है। तो यही है कि लोकसभा के विघटन की सलाह, लोकसभा के विघटन की सलाह यदि मंत्रिमंडल के द्वारा दी जाती है, तब ऐसी दशा में राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार करता है। ये नहीं कि मंत्रिमंडल ने लोकसभा के विघटन की सलाह दे दी तो वह तुरंत उसको मान ले और लोकसभा को विघटित कर दे। उसके पास अभी भी एक ऑप्शन है कि वह चाहे तो दूसरे दल को, जो सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में है, उसको इन्वाइट कर सकती है गवर्नमेंट बनाने के लिए। और यह जो इन्वाइट करती है, यह राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य करता है। इसके लिए मंत्रिमंडल सलाह नहीं देती, राष्ट्रपति अपने विवेक से ही कार्य करता है। यदि वह दल भी आता है और अपना बहुमत लोकसभा में सिद्ध नहीं कर पाया, तब ऐसी दशा में राष्ट्रपति क्या करेगा, लोकसभा को विघटित कर देगा।
लेकिन पहली बार में ही यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा के विघटन की सलाह दी है समय से पहले ही, समय से पहले का मतलब कि एक बार यदि लोकसभा का चुनाव हो गया, केंद्र में सरकार की गठन हो गई तो 5 साल तक रहती है। 5 साल से पहले ही जिस दल की सरकार है वह अपना बहुमत लोकसभा में खो दिया या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वह पारित हो गया, तब ऐसी दशा में क्या होता है कि जिस दल का सरकार है वह उस राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि लोकसभा को विघटित कर दिया जाए और चुनाव कराया जाए। तो लेकिन इस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह अपने विवेक के अनुसार कार्य करेगा ऐसी कंडीशन में। तो विवेक के अनुसार क्या कार्य कर सकता है कि वह लोकसभा में जो इसके बाद जो दूसरी पार्टी होगी जिसके पास जो सबसे बड़ा दल होगा उसको इनवाइट करेगा कि आप आइए अपना लोकसभा में बहुमत सिद्ध करिए, यदि आप सिद्ध कर देते हैं तो आप अपनी सरकार बनाइए। यदि वह पार्टी भी जिसको कि राष्ट्रपति ने अपने विवेक के अनुसार सरकार बनाने के लिए या सरकार का गठन करने के लिए इनवाइट किया है वह भी इनकार कर देती है या लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है, तब ऐसी दशा में फिर क्या होगा, तब राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकती है, तब करता है ना। जब विघटित कर देगा तब उसके बाद क्या होगा, लोकसभा का चुनाव होगा। अब आता है तीसरा कंडीशन, प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु। प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु है ना, जो प्रधानमंत्री है वर्तमान समय में यदि उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है तो जैसे ही प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है फिर मंत्रिपरिषद अपने आप विघटित हो जाती है, मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है। तब ऐसी दशा में अब अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए फिर राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। वो भी तब करेगा जबकि तुरंत ही मंत्रिपरिषद की बैठक हो पाना संभव न हो और तत्काल जिस दल का वहाँ पर बहुमत है वह अपने दल का नेता तत्काल न चुन पाता हो। प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई और वह दल क्या करता है, अभी ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वह तत्काल बैठक करके अपने दल को नेता चुन सके। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार उसी दल के किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है और यह नियुक्ति वह अपने विवेक के अनुसार ही करता है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद मंत्रिपरिषद विघटित हो गई लेकिन फिर भी जिस दल का वहाँ पर लोकसभा में बहुमत है वह तत्काल बैठक करके अपने दल का फिर से कोई नेता चुन लेता है, तब ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य है। फिर यहाँ पर उसका कोई विवेक काम नहीं करेगा। प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु होने पर राष्ट्रपति अपने विवेक से तभी कार्य करेगा जबकि जिस दल का वो प्रधानमंत्री था उसकी मृत्यु होने के बाद वह दल तुरंत बैठक न कर सके, तुरंत बैठक करके अपने दल का नेता चुन न पा रही हो कि कौन व्यक्ति अब इस प्रधानमंत्री की जगह लेगा, है ना। इस प्रधानमंत्री की जगह अब कौन व्यक्ति लेगा इसका अभी निर्णय नहीं हो पाया है। तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तब ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अपने विवेक से उसी दल के किसी व्यक्ति को तब तक के लिए क्या करेगा, प्रधानमंत्री चुन सकता है या नियुक्त कर सकता है और यह नियुक्ति वह अपने विवेक के अनुसार करता है। यहाँ पर राष्ट्रपति को क्योंकि मंत्रिमंडल पता नहीं है तो इसलिए वह उसको कोई सलाह नहीं दे सकती। ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति भी अपने विवेक से कार्य करता है। फिर इसके बाद है चौथा कंडीशन, मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेजना। हमने कल भी बताया था कि 42वें और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा कोई भी विधेयक है या मंत्रिपरिषद ने यदि कोई भी सलाह दी है, सलाह तो मानने के लिए बाध्य है, लेकिन कोई भी विधेयक है जिसको कि पारित कर दिया गया है, कहाँ से, लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया गया है और जब वह राष्ट्रपति के पास वह विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति को यहाँ पर यह विवेक प्राप्त है कि वह एक बार उसको पुनर्विचार के लिए संसद को फिर से वापस भेज सकता है। यह वापस भेजने का निर्णय राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार ही लेता है, उसमें मंत्रिपरिषद की कोई सलाह नहीं रहती कि आप इसको फिर से पुनर्विचार के लिए भेजिए। क्योंकि वह लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर के गया है तो जिस मंत्रिपरिषद ने या जिस दल का वहाँ पर गवर्नमेंट है उसने ही उसको पास करके भेजा है, तो वो फिर क्यों उसको सलाह देगा राष्ट्रपति को कि आप उसको पुनर्विचार के लिए भेजें, वो तो सलाह देगा नहीं। तब ऐसी कंडीशन में लेकिन राष्ट्रपति को यहाँ पर एक छोटा सा विवेक है, एक विवेक प्राप्त है कि वह जो विधेयक संसद से पारित होकर के राष्ट्रपति के समक्ष आई है वह क्या कर सकता है, राष्ट्रपति उसको एक बार पुनर्विचार के लिए फिर से संसद को वापस भेज सकता है। वापस भेजने के बाद फिर क्या होगा, यदि संसद उस विधेयक पर पुनर्विचार करने के पश्चात उसने या तो वैसे ही जैसे उसने भेजा था
बिना उसमें कोई संशोधन किए ही फिर से यदि भेज देता है या संशोधन सहित भेज देता है दोबारा, तब राष्ट्रपति फिर उसको पुनर्विचार के लिए अब दोबारा नहीं भेज सकता। अब ऐसी दशा में राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या हो गया, बाध्य हो गया है। लेकिन एक बार वह विधेयक को क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकता है। और यह जो पुनर्विचार के लिए भेजता है राष्ट्रपति अपने विवेक से भेजता है, उसमें मंत्रिपरिषद की कोई सलाह नहीं होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो विधेयक भेजा जाता है वह विधेयक धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक नहीं होना चाहिए, है ना। धन विधेयक, यदि कोई धन विधेयक है या संविधान संशोधन विधेयक है और वह दोनों संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया है, तब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। वह उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। इसको धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके अन्य कोई भी विधेयक यदि लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास आई है तो राष्ट्रपति के पास एक विवेक इंडिया है कि वह उस विधेयक को संसद को फिर से पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है। और पुनर्विचार करने के बाद यदि संसद ने फिर से उसको एज इट इज जैसे राष्ट्रपति के पास भेजा था वैसे ही फिर भेज देता है, तब ऐसी कंडीशन में फिर अब राष्ट्रपति को कोई विवेक प्राप्त नहीं है। दोबारा आने के बाद उस विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है ना। फिर वह पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, लेकिन एक बार भेज सकता है। तो एक बार जब वह भेजता है तो वह अपने विवेक किससे भेजता है ना। यहाँ पर वह अपने विवेक का यूज करता है, ठीक है। बस कि वह विधेयक धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक नहीं होना चाहिए। फिर अगला कंडीशन है प्रधानमंत्री से प्रशासन एवं विधायन संबंधी सूचनाएं मांगना। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री से प्रशासन संबंधी शासन संबंधी सूचनाएं मांगता है। और ऐसी जैसे राष्ट्रपति मांगता है ऐसी सूचना देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। वह यह इनकार नहीं कर सकता कि राष्ट्रपति ने जो भी प्रशासन से संबंधित या विधायन से संबंधित जो भी सूचना प्रधानमंत्री से मांगी है वह उसको देने से मना कर दी। प्रधानमंत्री इनकार नहीं कर सकता। और वह किस किस बिंदु पर किन किन बिंदुओं पर वह सूचना मांग सकता है, किन किन बिंदुओं पर मांगेगा, किन किन बिंदुओं पर नहीं मांगेगा, यह राष्ट्रपति का अपना विवेक है। राष्ट्रपति जो भी सूचना मांगेगा वह अपने विवेक के अनुसार मांगेगा कि उसे किन किन बिंदुओं पर सूचना चाहिए और किन किन बिंदुओं पर नहीं चाहिए। यहाँ पर मंत्रिपरिषद उसको कोई सलाह नहीं दे सकती, है ना। और ना ही प्रधानमंत्री ऐसी सूचना देने से राष्ट्रपति को इनकार कर सकता है। यदि भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से प्रशासन और विधायन संबंधी कोई सूचना मांगी है तो वह सूचना देना प्रधानमंत्री का एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, संवैधानिक कर्तव्य है। और प्रधानमंत्री उसको ऐसी सूचना देगा ही देगा। प्रधानमंत्री मना नहीं कर सकता कि नहीं हम आपको प्रशासन और विधायन संबंधी सूचना आपने मांगा है हम नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मना नहीं कर सकता। ये जो सूचना मांगी जा रही है यह सूचना मांगना राष्ट्रपति का अपना विवेक है। राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार ही सूचनाएं मांगता है। उसको लगता है कि नहीं देश का जो शासन है वह अच्छे से नहीं चलाया जा रहा है या कानून कोई ऐसा है जो सही नहीं है तो उसके संबंध में या जो कानून बना है उसका एप्लीकेशन सही से नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, इस सब चीज़ के बारे में यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से वह सूचना मांग सकता है। और यह जो सूचना मांगता है वह राष्ट्रपति अपने विवेक से मांगता है ना। इसके लिए मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं जरूरी है कि मंत्रिपरिषद सलाह दे कि नहीं आप प्रधानमंत्री से सूचना मांगे। मंत्रिपरिषद क्यों सलाह देगी, नहीं ना देगी। यदि प्रशासन अच्छे से नहीं चल रहा है वो तो मंत्रिपरिषद का फेल्योर है, प्रधानमंत्री की गलती है, तो उसकी गलती के लिए मंत्रिपरिषद सलाह छोड़ देगी राष्ट्रपति को, नहीं ना देगी। तब राष्ट्रपति क्या करेगा, यहाँ पर अपने विवेक से सूचना मांग सकता है। वह किन किन बिंदुओं पर सूचना मांगेगा, किन किन बिंदुओं पर सूचना नहीं मांगेगा, यह भी तय कर खुद राष्ट्रपति अपने विवेक से तय करता है। तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति की एक वैयक्तिक शक्ति मिलती है कि प्रधानमंत्री से प्रशासन एवं विधायन संबंधी सूचनाएं वह अपने विवेक से मांग सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद छठवां क्या है, मंत्री के विनिश्चय को मंत्रिपरिषद के विचार हेतु रखवाना। यदि गवर्नमेंट के किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है या कोई विधेयक पारित लाया है ना, और उस पर यदि भी अभी तक मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो वह मंत्री क्या कर सकता है, राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमारे द्वारा जो निर्णय लिया गया आप उसको मंत्रिपरिषद पर विचार करने के लिए रखवाइए।
तो यह भी निर्णय क्या है, राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार लेता है। उसको लगता है कि नहीं ये मंत्री का निर्णय सही है, इसको मंत्रिपरिषद पर को विचार करना चाहिए, तो वह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को यह निर्देश दे सकता है कि आप उस मंत्री के निर्णय पर विचार करिए। और यह जो विचार करने के लिए कहता है, राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार करता है। उस निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखवाने का जो निर्णय है वह राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक से ही लेता है ना। इसमें भी कोई मंत्रिपरिषद का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत ये सब कुछ ऐसी आपराधिक स्थितियाँ हैं। पहला कि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है, लोकसभा के विकल्प की यदि मंत्रिपरिषद के द्वारा सलाह दी गई है, प्रधानमंत्री की यदि अचानक मृत्यु हो जाती है तो प्रधानमंत्री भी कौन बनेगा यह निर्णय उस दल का नेता नहीं या उस दल के लोग नहीं ले पा रहे हैं, या मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेज सकता है। प्रधानमंत्री से प्रशासन एवं विधायन संबंधी सूचनाएं भी राष्ट्रपति मांग सकता है, और मंत्री के किसी भी विषय को जिस पर कि मंत्रिपरिषद विचार नहीं किया है उसको विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकता है। ये सब ऐसी कंडीशन है जिसमें कि राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। इसमें वह मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है जिसमें स्वयं को यदि मंत्रिपरिषद सिफारिश नहीं देगी, है ना, क्योंकि अगर कोई मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी हो सकती है, इसीलिए ऐसी कंडीशन में वो तो देगी नहीं। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है ना। तो यही इसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रपति की वैवेकिक शक्तियाँ बोलते हैं। कि वैवेकिक शक्तियाँ कि राष्ट्रपति तब अपने विवेक के अनुसार भी कोई कार्य कर सकता है कि नहीं, क्योंकि 42वां और 44वां संशोधन जो पारित हुआ उसके द्वारा यह हो गया कि उसके राष्ट्रपति की शक्ति को एकदम पूरी तरह से क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। और सीमित कैसे किया गया कि राष्ट्रपति की शक्ति पर सीमा क्या लगाई गई कि राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। जब तक मंत्रिपरिषद कोई सलाह नहीं देगी तब तक उसकी बिना सलाह के राष्ट्रपति कोई कार्य नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं, कहीं कहीं ऐसे कुछ परिस्थितियाँ आ जाती हैं जहाँ पर कि राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है, वह मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है ना। तो ये ऐसी कंडीशन है, इन्हीं कंडीशनों में राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। बाकी अन्य किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार कार्य नहीं करता है, वह हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा, है क्या ना। तो ये हो गया राष्ट्रपति की वैवेकिक शक्तियाँ। तो हमने अभी तक राष्ट्रपति के में क्या क्या पढ़ा दिया, राष्ट्रपति के संबंध में जो भी उपबंध थे भारत के संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 तक वो सब पूरा बता दिया। फिर उसके बाद राष्ट्रपति की संविधान में स्थिति क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उसका क्या है वो हमने बता दिया। फिर इसके बाद राष्ट्रपति की वैवेकिक शक्तियाँ भी बता दिए। अब कल हम क्या बताएंगे, इसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, ये दोनों शक्तियाँ राष्ट्रपति की बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियाँ मानी जाती हैं, है ना। अध्यादेश जारी करने की शक्ति और क्षमादान की शक्ति, यह शक्ति क्या है, राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो फिर उसके बाद कल ये राष्ट्रपति का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में व्यय एक्ट से पढ़ा देंगे, व्यय एक्ट में जो जो उससे संबंधित रिलेटेड प्रोविज़न है उसको बता देंगे। फिर उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, उसके बारे में डिटेल में फिर पढ़ाएंगे, है ना। तो ये वैवेकिक शक्तियाँ आ गया ना समझ में क्या क्या होती है। तो कल हम पढ़ा देंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। ये पूछता है 20 नंबर में आता है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति की विवेचना कीजिए, या राष्ट्रपति की क्षमादान करने की या क्षमादान देने की शक्ति की विवेचना कीजिए। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है ना। ये दोनों अनुच्छेद याद रहने चाहिए। और व्यय एक्ट से कल जो है जब आना क्लास करने तो उसको एक बार रीड करके आना। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति और अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, ये दोनों शक्तियाँ राष्ट्रपति की बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर पूरे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति और क्षमादान की शक्ति। और ये लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हैं
जो कि एलएलबी में तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ ये जुडिशरी में भी आते हैं। पीसीजे के एग्जाम में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर होता है उसमें भी अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों की विवेचना कीजिए या राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति की विवेचना कीजिए, है ना। ये दोनों क्वेश्चन पीसीजे एलएलबी में तो आता ही आता है 20 नंबर का। साथ ही साथ पीसीजे के एटीओ के एग्ज़ाम में भी जहाँ पर कॉम्पिटिशन है उसमें भी अधिकतर पूछा जाता है। तो कल हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक।